नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुस्तफाबाद में अमित शाह की रैली, बोले कमल के बटन को इस तरह से दबाएं कि शीशा महल के शीशे टूट जाएं। इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को बढ़ाए गए बजट, बोले पीएम मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली विकसित भारत की दिशा में है ये बजट। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने महाकुंभ में स्नान किया। आम आदमी की जेब भरने वाला बजट, बोले पीएम मोदी। ऋषिकेश में एक युवक ने चुनावी विजय जुलूस के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में नकली लकड़ी की बंदूक लहराते हुए रौब झाड़ा था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून ने कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने युवक मनीष राजभर को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसने बताया कि वह खिलौना बंदूक लहरा रहा था। पुलिस जांच में बंदूक की पुष्टि भी कर रही है। युवक को क्षेत्र की शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। खबर महाराष्ट्र के अमरावती से है, जहां घुट्टी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने सरपंच और सचिव पर मिली भगत से 15वें वित्त योजना के तहत लाखों रुपए की साहित्य खरीद घोटाले करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। ग्राम पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सरपंच सचिव की मनमानी तरीके से 15 वित्त आयोग और पैसा 5% की निधि को अवैध खर्च है। इसके ग्राम पंचायत में कोई बॉडी के सदस्य लोगों को बिना पूछे उन्होंने ठेकेदार को काम दिया और ना ही मासिक सभा और ग्राम सभा में कोई भी ठराव पारित न करते हुए उन्होंने ठेकेदार को काम दे दिया। इसके विरोध में सभी ग्राम पंचायत के सदस्य लोगों ने वीडियो को तकरार दिया, लेकिन अभी तक की कोई चौकसी नहीं बैठा है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां डीडीयू जंक्शन बना चर्चा का विषय। डीडीयू जंक्शन पर ट्रेनों में अवैध वेंडरों की है भरमार। महाकुंभ में चल रही कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों पर अवैध वेंडरों का कब्जा। डीडीयू जंक्शन दिल्ली हावड़ा रूट का है वेस्ट स्टेशन। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। अवैध वेंडरों की घटिया सामग्री खाने को श्रद्धालु है मजबूर। आरपीएफ जीआरपी की मिलीभगत का है आदेश। सूत्रों के मुताबिक लाखों रुपए का है खेल। ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंका खड़गे ने प्रभावशाली मंत्रियों की बैठक के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगले 3.5 साल में उनकी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 3.5 ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ಯಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಂದೆಯವ್ರ ಮನೆ ಮಾತು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಯಾವ್ದು? ಬುದ್ಧಿಸಮು, ಜೈನಿಸಮು, ಸಿಕ್ಕಿಸಮು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮನೂ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ 4 ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ? ಯಾವ ಆಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧ? ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿರುದ್ಧ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 4 ಧರ್ಮಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸಾ? ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿನಾ? ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಂದೂನಾ? ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೀ? ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಗಂಗಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪವಿತ್ರ ನದಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹೋಗಿ ಡುಬ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ?
ಇವ್ರದ್ದೇನಿತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ವಿವಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಕೊಟ್ಟಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ? ನಿನ್ನೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಲ್ರಿ, ಅದು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಡತನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಚೈನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಪಾಪ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಪ ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ. ಪುವರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನಲ್ವ ನಾವು? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 3.5 ತಾಸು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋದ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅರೆ ಪಾಪ 3.5 ತಾಸು ನಿಂತಿರಿ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೀವಿ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಥ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ BJP ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಫಾಲ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ED is not in purview. Why is ED investigating Muda? ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೇರ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ED ರಿಪೋರ್ಟು? ಈಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ECIR ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಒಪ್ತೀರಾ? ಡ್ಯೂ ನೋ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್? ನೋ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ, ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್. ಇವ್ರು ಅಷ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದಾರಲ್ಲ ಕೂತಿದಾರ. खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से है, जहां के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस द्वारा शहर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हुगली जिले के भद्रेश्वर थाना क्षेत्र में 25 जनवरी को एक परिवार प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गए थे और 31 जनवरी को घर लौटने पर देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और CCTV फुटेज खंगाले। बता दें कि घर में एक सोने का सिक्का, कुछ दस्तावेज और अन्य कीमती सामान चोरी हो गए हैं। পুকুরে দরজা ধাক্কাচ্ছে, পৌনে 1টা, 12:30 থেকে পৌনে 1টার মধ্যে আওয়াজটা পেয়েছি। পুকুরেই হয়তো করছে, কেন আমাদের এখানে পুকুরে খুব বিরক্ত করে, ওটা ভেবেই আমরা আর উঠিনি, ঘুম থেকে শুয়েছিলাম। কিন্তু বেশ আওয়াজ হলো। সকালে উঠে তো এরা বাড়ির লোক বাড়িতে এসছে, তখন জানতে পারলাম তালা ভাঙা। এরা কুম্ভের মেলায়। আমার নাম পিয়ালি ভট্টাচার্য। গেছিলাম প্রয়াগরাজে, 25 তারিখে গেছিলাম। আজকে সকালবেলা যখন ফিরলাম, এসে দেখি তালা ফালা নেই বাড়ি, দরজা হাফ ভেজানো, দরজাটাকে বাইরে থেকে দেয়া, হ্যাজবোল্ট দেয়া। চমকে উঠলাম, কি ব্যাপার, খুলে দেখলাম যে ঘরের সমস্ত আলমারি ফালমারি ভাঙা, সমস্ত কাপড় চাপড় সব ছড়ানো, উপরেও সেই অবস্থা। হ্যাঁ, তারপর আমি সোজা চললাম থানায়। হ্যাঁ, থানায় গিয়ে পুলিশকে রিপোর্ট করলাম, এদের বললাম কোনো কিছুতে হাত দেবেন না, যখন থানা থেকে লোক আসবে তারপর হাত দেবে। ওনারা এলেন, আসার পর ওনারা 1-1.5 ঘন্টা বাদে এলেন। তারপর ওনারা এখন করছেন। কি কি চুরি হয়েছে? চুরি হয়েছে যে এতক্ষণ যা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে
ক্যামেরা একটা ডিএসএলআর, হ্যাঁ, ক্যামেরা স্ট্যান্ড, হ্যাঁ, আর একটা ওই ক্যামেরা হ্যান্ডে সমস্ত ঘোরে, অটোমেটিক ঘোরে, সেটা ছেলের। আর আমার ওখান থেকে চুরি হয়েছে কিছু জেমস্টোন, হ্যাঁ, জেমস্টোন একটা ব্যাগের মধ্যে ছিল, তাতে আরো সব ছিল। তো রুদ্রাক্ষের মালাগুলো রাখা আছে, জেমস্টোন 4টে জেমস্টোন ছিল, জেমস্টোনটা নেই। আর ওখানে 4-5 হাজার টাকা ছিল, সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না ওই আলমারির মধ্যে। ঠাকুরগড়ের একটা ওই আগেকার দিনের ইয়ে পয়েন্ট, ওই কয়েন চুরি গেছে। আর ওর গেছে দুটো ঘড়ি, এখন পর্যন্ত যা উদ্ধার হয়েছে, একটা টাইটান ঘড়ি, আর একটা প্লেন টাইটান, রেগা টাইটান একটা, আর ওর একটা মুক্তোর, সোনা দেয়া মুক্তোর মালা ছিল, হ্যাঁ, সেই মালাটা। আর তাকে কি বললো বেশ, সেটা আমার মনে নেই। পুলিশ এসে সমস্ত দেখছে, সমস্ত কিছু জিজ্ঞেস করছে যে খবর কোথায় গেছিলেন। আমরা 25 তারিখে বেরিয়েছিলাম 6টার সময় প্রয়াগরাজ, আর বাড়ি আসলাম আজকে হচ্ছে পয়লা 1 তারিখ। তো বাড়ি এসে দেখি তালাগুলো নেই ঘরে, তারপর খুলে দেখি সব আলমারি খোলা, ওপরে গিয়ে দেখি সবকিছু ছড়ানো ছিটানো। আমার দুটো টাইটানের রাগা, একটা নর্মাল রাগা, একটা টাইটানের, আর আমার একটা সোনার মঙ্গলসূত্র সমেত মুক্তার হার, আর টাকা, এসব আর সবকিছু উল্টো পাল্টা হয়ে আছে। আর বাবার কিছু হয়তো আলমারি থেকে ডকুমেন্টস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আমার একটা একটা ক্রিমটাও চলে গেছে, ফেস ওয়াশটাও, ক্রিম সব, ক্যামেরা, ডিম্বেল। চাইছি সবকিছু ধরা পড়ে যাক, আর আমাদের জিনিসগুলো পাই, যদি পারি যে নিয়েছে তাকে পেটাতে পারি, যে এইভাবে ছ্যাচড়া ভাবে কেউ চুরি করে না। আমার নাম সঙ্গীতা কবিরাজ। এটা হচ্ছে লিচু বাগান আর আরবি এভিনিউ, ভদ্রেশ্বর। प्रदेश भाजपा में असमंजस की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा कि हाईकमान हर मुद्दे पर ध्यान दे रहा है और 1-2 सप्ताह में स्थिति सुधर जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का फैसला भी हाईकमान करेगा और जो भी उम्मीदवार होगा उसे सर्वसम्मति से चुना जाएगा। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆಯಾಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮವರಾಗಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟಿನ ಮಂಡನೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು GDP ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರ FRP ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ರೇಟನ್ನು ಮತ್ತು ಇಥನಾಲ್ ರೇಟನ್ನು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 33-34 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಇರುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಇವತ್ತು 36 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 11 ಕೋಟಿ ಜನ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರೈತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರಿತು ಒಂದು MSP ರೇಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಸಿರಪ್ದಿಂದ ಇಥನಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಥನಾಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಟು ವೆಲ್ತ್, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುವುದು CNG ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು
ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರುವಂಥ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಥನಾಲ್ ಮತ್ತು CNG ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 20% ನಾವು ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಗೋವಿನ ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ 5% ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ, ಹೊಸ ಇಥನಾಲ್ ನೀತಿ, ಬಯೋ ನೀತಿಯನ್ನು ಇವರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ, ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿರಾಣಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಕೂಸುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕುಲ ಹೊಲಿಸಿದಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡು ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಅವೆರಡುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ಹಿರಿಯರು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಕರೆದು 1 to 1 ಆಗಿನೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿನೂ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂತ 1 ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂಬರುವಂತ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೇವೆ. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित इंदौर स्टेडियम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां, आगामी योजनाओं और संगठन की मजबूती पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए समर्पित है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही हम छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयाम तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार गरीब, किसानों, महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। आप लोगों ने जोश भी भरा है कार्यकर्ताओं में? नहीं, स्वाभाविक रूप से। और नगर निगम चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज सबको सिंबल भी आवंटित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे नगर निकाय क्षेत्रों में और आज से ही कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमारी परंपरा रही है। हम विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हमारे संगठन के काम हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसके पहले और कार्यकर्ता सम्मेलन से उसकी शुरुआत करते हैं। आज नगर निगम रायपुर की दृष्टि से पूरे 70 वार्डों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं का आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे संपन्न हुआ है। और आज के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वार्ड में और डोर टू डोर और प्रचार भी प्रारंभ करेगी और अपनी जो रणनीति योजना है और चुनाव से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है उसको नीचे तक ले जाने का काम प्रारंभ करें। सीएम के आज एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है रायपुर का,
क्या कुछ देश जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और उपचुनाव में शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान किया है, आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से आग्रह करती हूँ कि नगर निगम चुनाव में भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के महापौर और 70 वार्डों के पार्षदों को अधिक से अधिक संख्या में अपना मतदान करें और बहुमूल्य मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बजट को लेकर कहा कि बजट देशवासियों का सपना पूरा करने वाला है। सीएम ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बजट के लिए बधाई दी। मध्य वर्ग को राहत, 12 लाख तक टैक्स में छूट का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख की गई, छत्तीसगढ़ के किसानों का होगा लाभ। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम, 200 कैंसर डे केयर सेंटर की घोषणा, आदिवासी महिलाओं के लिए लोन का प्रावधान, बजट में महिलाओं के लिए राहत। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम संपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है, जो कि देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है। और इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं, तो उनका ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा इस बजट से। इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी भी होगा। उसी तरह से किसानों के लिए भी ये बजट बहुत ही वरदान साबित होगा, काहे कि छत्तीसगढ़ में हमारे ज्यादातर लोग किसान हैं, मध्यम वर्ग हैं। अब उनको वैसे तो कृषि में कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर भी 12 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत लाभ होगा। और जो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसानों को पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से योजना लागू किए थे, इसकी जो सीमा थी 3 लाख की, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ होगा। अब वो 5 लाख तक के सीसी के माध्यम से ऋण ले पाएंगे और अच्छे से खेती कर पाएंगे। और मत्स्य है, पशुपालन है, इसमें भी 5 लाख तक का उनको लोन मिलेगा, तो किसानों की स्थिति बहुत सुधरने वाली है। उसी तरह से एमएसएमई का जो लोन की सीमा 5 लाख की थी, उसको भी 10 लाख 5 लाख से 10 लाख करने का निर्णय इस बजट में हुआ है। और तो इसमें भी जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, इसको बहुत लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी घोषणा इस बजट में हुआ है। आजकल कैंसर जैसी बीमारी भी आम हो गई है, तो पूरे देश में 200 डे केयर सेंटर कैंसर के लिए खोले जाएंगे।
इससे निश्चित रूप से कैंसर की बीमारी में रोकथाम होगा। उसी तरह से प्रत्येक प्रदेश को मूल आधारभूत संरचना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र शासन के तरफ से मिलेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। दलित महिलाओं को भी 5 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है। आदिवासी एवं दलित महिलाओं को 5 लाख तक लोन देने का प्रावधान किया गया इस बजट में। इससे भी बहुत फायदा छत्तीसगढ़ को होने वाला है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये बजट है और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और सांसद किशन कपूर का निधन हो गया है। किशन कपूर ब्रेन हैमरेज के चलते पीजीआई चंडीगढ़ में थे भर्ती। काफी समय से बीमारी के चलते थे। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव धर्मशाला में किया जाएगा। रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए नगरीय निकाय चुनाव और ईवीएम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महापौर या अध्यक्ष के चुनाव के लिए व्हाइट पेपर का उपयोग होगा, जबकि पार्षद चुनाव के लिए पिंक पेपर का इस्तेमाल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए गौरव सिंह ने आगे क्या कहा, सुनिए। देखिए, जागरूकता का सबसे बड़ा माध्यम आप मीडिया के दोस्त हैं, इसलिए आपकी जागरूकता के लिए आज कि आप हैंड्स ऑन हो लें, आपको जो चीजें भ्रम की स्थितियां हो वो ना हो। आप सभी साथियों ने हैंड्स ऑन किया है, जो डाउट्स थे वो बताए गए हैं। नॉर्मली आम शब्दों में कहें तो नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से होंगे और इसमें जो महापौर या अध्यक्ष का चुनाव के लिए जो पेपर यूज होगा वो व्हाइट पेपर होगा और जो पार्षद के लिए होंगे वो पिंक पेपर या गुलाबी पेपर होगा। एक ही जो बीयू है उसमें दोनों का होगा। मतदाता को जब वोट देने के लिए कंट्रोल यूनिट से अथॉरिटी दी जाएगी, उसके बाद वो जाएगा, उसको ये स्वतंत्रता है कि इन दोनों में से वो जिसमें डालना चाहे पहले वोट डाल सकता है। पहले वोट पर एक छोटी सी बीप होगी और उसके बाद जब वो दूसरा वोट डालेगा तो बड़ी बीप होगी, और ये बड़ी बीप होने का मतलब है कि निर्वाचन की समाप्ति, मतलब उसका वोट सक्सेसफुली पड़ गया है। कई बार ये हो सकता है कि एक ही जैसे महापौर का जो पद है उसी में दो वोट दबाने की अगर कोशिश करेगा तो दूसरा वोट उसका कास्ट नहीं होगा, वो दबेगा ही नहीं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति एक वोट ही डालना चाहता है दूसरे, वैसे अपील यही है कि आप जा रहे हैं तो लोकतंत्र के हर पद के लिए अपनी मजबूती दें और दोनों पदों के लिए अपना मतदान करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही पद के लिए करता है तो उसे पार्षद के नीचे एक इंड बटन है, उसे दबानी है। जब वो एक वोट डालने के बाद इंड बटन दबाएगा तो बड़ी सी बीप आएगी। उस बड़ी सी बीप का मतलब है कि आपका वोट सक्सेसफुली वो हो गया है। और अगर कोई व्यक्ति दोनों में वोट नहीं डालता है और सीधे इंड बटन को दबा देता है तो वो ये माना जाएगा कि उसने वोट नहीं दिया, उसकी उपस्थिति रिकॉर्ड होगी और वो अंडर वोट में आएगा। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि वो एक वोट डाल के चला गया और इंड बटन नहीं दबाई, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को ये निर्देश है कि वो मशीन को ऑफ करके फिर से चलाएगा। वो वोट रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बंद करके फिर से चला लेगा। कुछ राजनीतिक दल लगातार हुगली जिले के जंगीपाड़ा थाना क्षेत्र के फुरफुरा फूल बागाना इलाके में एक महिला की रक्त रंजित लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मृतका के गले और शरीर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। बता दें कि हत्या का मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ঘটনাটা বলতে আমি কিছুই জানি না। আমি ওই পরশুদিন হলো আমি এর বাড়িতে গেছি, ওরা থাকতো আমার ছেলেটাকে নিয়ে, ও একলাই থাকতো এখানে। ও রাত্রিরে কাজে চলে যেত, সকালে বেলায় আসতো। কে হয় আপনার? আমার বোন। আজ এসে কি দেখলেন? আজকে আমার ছেলেটা যখন খিদে লেগেছে কারখানাতে যেন এসে ঘরটা খুলছে, খুলে যখন ঘরটায় ঢুকেছে তখন দেখছি ওর রক্ত। কটার সময় দেখলেন? 1টা-1.টার সময়। আমার স্বামী কোথায় থাকে? ওনার হাজবেন্ড? ওর হাজবেন্ড ওইসে অমিতে, ওইখানে বউ রয়েছে তো একটা। সিয়া খালা? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওইখানে থাকতো। এখানে উনি একাই থাকতো? উনি একলাই থাকতো এখানে। কটা বাচ্চা? 5টা। সবাইকে নিয়ে এখানেই থাকতো? না, কেউ নেই, সব বাইরে। আচ্ছা,
আচ্ছা উনি একাই উনি থাকেন। একলাই থাকে। আচ্ছা কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো, কারোর ওপর কি সন্দেহ? আমাদের সেরকম সন্দেহ আমি এখন কাউকে কিছু করতে পারছি না, বলতে পারছি না। আমি চোখে দেখিনি কেউ আসছে কি না আসছে, আমি তাও দেখিনি। বলছে তো এই ছিল, আমরা কেউ চোখে দেখিনি। আচ্ছা পুলিশ কি কাউকে আটক করে নিয়ে গেছে? না, কাউকে ধরতে পারে না পুলিশ। আচ্ছা এখন বডিটা কোথায় আছে? বডিটা নিয়ে চলে গেল পুলিশে। আচ্ছা এই বাড়িটা কি পুলিশের তরফ থেকে এখন সিল করে? হ্যাঁ, পুলিশে সিল করে দিলে এখন। কি নাম ওনার? আফসোনার। আফসোনা। কত বয়স হবে? কত 36-35 বছর হবে, 38 বছর বলেছে। হ্যাঁ এরকম। কি করতেন? 38 তো আমার। আপনার বোন কি করতেন? কিছু কাজ করতেন না? হ্যাঁ ও আর যে আলু ফ্যাক্টরিতে মিলে সে একালা ফ্যাক্টরিতে কাজে যেত। আচ্ছা কারোর ওপর কি শত্রু? আমি তাও বলতে পারবো না, ওর বাড়ির খবর উই বলতে পারবে। আমরা তো বাড়িতে আসি না ভালো টপ করে, এর কার সাথে কি শত্রুরা আছে কি না আছে এবার উই জানবে। আচ্ছা আপনার নাম? আমার নাম রুকসুনা। এই জায়গাটার নাম? এইটা ফুলবাগান। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को सोलर पंप दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। वह कृषि विभाग का अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खातों से धोखाधड़ी से धनराशि निकाल लेता था। आरोपी सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कर चुका है और उसके कब्जे से कृषि विभाग की फर्जी रसीदें और नकदी बरामद की गई है। खुलासा क्या है, उसमें क्या गिरफ्तारी और क्या क्या बरामद किया? साइबर थाने की टीम ने हमारे आज एक सरकारी योजना जो सोलर पंप की योजना सरकार की है, जो कृषि विभाग की है, इस योजना में फर्जीवाड़े का साइबर क्राइम का एक खुलासा किया है। और एक प्रदीप वर्मा पुत्र ब्रह्मजीत सिंह निवासी पूठ कल्याणपुर फतेहाबाद आगरा का एक लड़का ये पकड़ा गया, इस नाम का व्यक्ति। और इसके मोबाइल में करीब 500 इस तरह की जो वेबसाइट है, एग्रीकल्चर की वेबसाइट से 500 लाभार्थियों के उसमें एड्रेस और नंबर उनके फीड मिले हम लोगों को। और इस घटना अनावरण करते हुए साइबर क्राइम का हम लोगों ने इसके पास से 3000 रुपये नकदी और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है और कृषि विभाग की फर्जी रसीदें हम लोगों ने प्राप्त की हैं। इसमें इनकी वेबसाइट से ये निकाल करके लाभार्थियों का डाटा उसको फ़ोन करते थे कि तुम्हारी डेट निकल गई है और तुम अगर सोलर पंप पाना चाहते हो तो तुम संपर्क करो, और पैसा उनसे अपने खातों में डलवा लिया करते थे। इस तरह के 50 केस इन्होंने किया है। और अभी तक हम लोगों ने जो जानकारी की है 2,86,164 रुपये इन्होंने अपने खाते में ट्रांसफ़र करके उसका यूज किया है। और हम लोग देखते हैं कि इस पैसे का इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, फिर उसका जब्तीकरण की कार्रवाई कराएंगे। सर पूरे गिरोह में कितने लोग काम करते हैं? अभी एक पकड़े गए हैं और अभी इसके पूरे एनेक्सेस की तलाश की जा रही है और कितने लोग इसमें शामिल हैं और पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। सर कितने समय से ये लोग इस काम को कर रहे हैं? इनका कई सालों से ये लोग इस काम में लगे हुए हैं और इनके कई नेटवर्क हैं। हमें लगता है कि अन्य जिलों में भी इनके नेटवर्क होंगे। अभी इसको विवेचना के बाद स्पष्ट किया जाएगा। हुगली के आरामबाग संगठनिक महिला तृणमूल कांग्रेस द्वारा महिला कर्मी सम्मेलन का आयोजन हरिपाल के माल्या विश्वनाथ सेवा समिति में किया गया, जिसका नेतृत्व विधायक करीम मात्रा ने किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मंत्री बेचाराम मात्रा ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में सीपीएम को सत्ता से हटाने और 2011 में मां माटी मानुष्य सरकार की संस्थापन की बात की। वहीं चंद्रमा भट्टाचार्य ने महिला सशक्तिकरण और अपराजित बिल पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनिए। UP government as well as central government is equally responsible for this. This goes without saying. Your question itself has given the answer. They have to be, because people go there, people have a belief that the government will be at the helm of the affairs and they will be looked after properly. So be it central government or the respective state government. But here what we have found is that UP government, they have not paid any heed to the management system, and therefore this has happened. They have not given that importance to the management. They have created a hype that this is Mahakumbh, but people have gone from all the states of this country, of the nation,
and in this way this accident has taken place. And what we find that how are they counting? Suppose some dead body, no death certificate has not been given, that means that remains uncounted. Then what is this? Is this the job of a government, an elected government? Is this what people think about them, want from them? So this proves that they are a complete failure. সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমাদের আরামবাগ লোকসভা জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন আলাপচারিতা দিদির নির্দেশেই এই প্রতিটি জেলায় এই প্রোগ্রাম কর্মসূচি চলছে। এখানেও আমরা করলাম। এখানে প্রায় 6,500 থেকে 7,000 মহিলা এখানে এসেছিলেন প্রতিনিধি হিসাবে, এবং আমাদের রাজ্যের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তিনিও এসেছিলেন, এবং তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মহিলারা উজ্জীবিত হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্পগুলো এগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর বহু সংখ্যক মানুষের সমাগম গঙ্গাসাগর মেলা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সফলভাবে করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে, কিন্তু উত্তরপ্রদেশে এরকম অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটে গেল, তাদের কি মিসম্যানেজমেন্ট ছিল? দেখুন, তা তো আছেই। যে ঘটনা ঘটেছে অত্যন্ত কলঙ্কজনক ঘটনা, এবং যে মৃতদেহ সংখ্যা বলছে তা ঠিক নয়, আরো বহু মানুষ মারা গেছে। এখন উচিত যে তদন্ত করে সেই মৃতদেহগুলোকে খুঁজে বার করা। তার দুর্নাম ঢাকার জন্য সেই কাজটা করছে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দেখুন, এখনো পর্যন্ত আমরা খবর পাইনি, তবে রাজ্য স্তরের আমাদের খোঁজ খবর চলছে। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।